नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूँ अपनी कहानी नर पिशाच का दूसरा भाग लेकर। बेटा, तेरे पापा को हार्ट अटैक आया है। मेजर हार्ट अटैक है और डॉक्टर ने इमरजेंसी में ऑपरेशन करने की बात कही है। तू जानती है कि प्रतीक अभी बहुत छोटा है, इसलिए मैंने उनसे कहा कि तेरे आने के बाद ही ऑपरेशन करें। तू किसी तरह किसी भी दोस्त के साथ आ जा बेटा। कहीं ऐसा न हो कि तुझे आने में देर हो जाए और तेरे पापा माँ इससे आगे कुछ न कह सकें और फ़ोन पर ही ज़ोरों से रोने लगी। अंकिता माँ की हालत देखकर घबरा उठी। उसने माँ को ढाढ़स बंधाते हुए कहा, माँ आप चिंता मत करो, मैं कैसे भी करके पहुँचती हूँ। मुझे आज सवेरे से लग रहा था कि कुछ गलत होने जा रहा है और वह गलत ये होगा, इसका तो मुझे अनुमान ही नहीं था। इसलिए तो मैंने दिन में फ़ोन करके आप लोगों से बात की थी। आप बिल्कुल चिंता मत करो, पापा को कुछ नहीं होगा, आप घबराओ मत, मैं कैसे भी करके जल्दी ही आती हूँ। कहते हुए अंकिता ने फ़ोन रखा, फिर कैब बुक की और उसमें बैठकर अपने घर की ओर चल पड़ी। अभी टैक्सी बस कुछ ही दूर पहुँची थी कि टैक्सी ड्राइवर ने सेंट्रल मिरर से अंकिता को देखते हुए प्रश्न किया, क्या बात है मैडम, इतनी रात को इस हाईवे पर अकेले सफ़र कर रही हैं? बहुत ख़ास बात है क्या? अचानक ड्राइवर की आवाज़ सुनकर अंकिता का ध्यान सेंट्रल मिरर की ओर गया और उसने देखा कि ड्राइवर की आंखें सुर्ख लाल डोरों से भरी पड़ी थी। काफ़ी भारी भरकम शरीर और कुछ फूला हुआ सा चेहरा, एक अजीब सा कुछ ऐसा डील डॉल जैसा फिल्म्स और टीवी धारावाहिकों में आपराधिक चरित्रों का बनाया जाता है। कुल मिलाकर अंकिता को अपने टैक्सी ड्राइवर से ही डर लगने लगा था। उसने अपने भय को दरकिनार करते हुए उस अजीब से चेहरे वाले ड्राइवर से प्रश्न किया, क्या तुमने शराब पी रखी है? क्या तुम शराब पीकर गाड़ी चला रहे हो? कार रोको, मैं अभी एजेंसी से तुम्हारी शिकायत करती हूँ। नहीं मैडम, शिकायत मत कीजिए, भगवान कसम मैं शराब पीकर गाड़ी नहीं चला रहा हूँ। मैडम, मैं कल रात से सोया नहीं हूँ। सोचा था आज रात आराम से सोऊंगा, लेकिन तब तक आपकी बुकिंग आ गई। हम छोटे लोगों की परेशानी किसे दिखती है? और फिर टैक्सी वालों की तो इमेज ही कुछ ऐसी है कि सबको शराब का ही शक होता है। कहते हुए ड्राइवर ने कार रोकी और हाथ जोड़कर अंकिता से उसकी शिकायत न करने की प्रार्थना करने लगा। ठीक है, तुम कहते हो तो मान लेती हूँ, अब चुपचाप कार चलाओ। अंकिता ड्राइवर को डराने की चेष्टा अवश्य कर रही थी, लेकिन वह जानती थी कि इस समय वह इस टैक्सी से उतरकर किसी दूसरी टैक्सी का इंतज़ाम करने की स्थिति में नहीं है। कुछ देर तक ड्राइवर चुपचाप टैक्सी चलाता रहा। कुछ और दूर तक इसी तरह चुपचाप टैक्सी चलाते रहने के बाद उसने पुनः उत्सुकता से अंकिता से प्रश्न किया, आपने बताया नहीं कि क्या बात हुई जो इतनी रात को आप हाईवे से अकेले आने को तैयार हैं? अंकिता अपनी मानसिक उलझन में फंसी हुई थी, इसीलिए कुछ देर पहले ड्राइवर को चुप रहने की जो नसीहत उसने दी थी वह स्वयं ही उसे भूल गई और उसने परेशान मुख मुद्रा के साथ उत्तर दिया, मेरे पापा की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई है, इसलिए इतनी रात को घर जाना पड़ रहा है। अभी रास्ते में कोई मिलेगा या घर तक आप अकेले ही जाएंगी? टैक्सी वाले ने कुछ और सूचना इकट्ठा करने की कोशिश की। 1.5 घंटे के रास्ते के लिए और किसको इकट्ठा करूं? हाईवे में कौन मिलेगा? तुम सामने देखकर गाड़ी चलाओ, वरना एक्सीडेंट कर बैठोगे। अंकिता ने चिड़चिड़ाहट के साथ उत्तर दिया। जब सारे शब्द ज़बान से फिसल चुके थे, तब उसे एहसास हुआ कि उसने खुद ही अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली है। उसने ड्राइवर को सब कुछ बता तो दिया, लेकिन फिर उसे अपनी मूर्खता पर बहुत पछतावा होने लगा कि क्यों इसकी हर बात का सही सही उत्तर दे रही है। क्या पता ये सब कुछ क्यों पूछ रहा है? क्या जाने इसका इरादा नेक है भी या नहीं।
अंकिता के उत्तर को सुनकर सॉरी मैडम कहते हुए ड्राइवर ने अपनी आंखों को, जो कि अब भी अंकिता को ही देख रही थी, सेंट्रल मिरर से हटाकर सामने सड़क पर जमा दिया। वह फिर कुछ देर चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। थोड़ी देर बाद गाड़ी चलाते चलाते उसने अपने मोबाइल से एक नंबर डायल किया और धीरे से बस इतनी सूचना दी, सुनो अभी हाईवे पर हूँ, 1.5 घंटे बाद पहुँचूँगा, तब फिर वापस लौटूँगा। और उसने फ़ोन रख दिया। अंकिता को शक हुआ कि ड्राइवर ने उसके हाईवे पर होने की सूचना किसी के साथ शेयर की है। यह सोचकर उसके सारे शरीर में झुनझुनी उठने लगी, रोंगटे खड़े होने लगे और आज वह एक अजीब से धर्म संकट में फंसी हुई थी। अगर आज घर न जाए तो पापा के जीवन पर बनाएगी, और जा रही है तो कहीं उसके अपने जीवन पर ही ना बनाए। रह रह कर उसे हाल में ही एक महिला चिकित्सक के साथ घटित घटना की याद आने लगी। अभी हाल में ही वह केस सुर्खियों में था और हर किसी की संवेदना उस बेचारी लड़की के साथ थी, जिसकी कुछ हैवानों ने बलात्कार के बाद बहुत क्रूरता से हत्या कर दी थी। अंकिता को इस वक्त उस लड़की की जगह अपनी शक्ल दिखाई देने लगी थी। वह आशंकित थी कि पता नहीं वह ठीक ठाक अपने घर पहुंच पाएगी या पापा से पहले वह स्वयं ही। उसका लड़की होना आज जिंदगी में पहली बार एक मुसीबत लग रहा था। बार बार अनेकों डरावने विचार अंकिता के दिमाग में घूम रहे थे। दूसरे भाग को यहीं विराम देते हैं। जल्द ही तीसरे भाग के साथ आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।